नेपाल एक ऐसा देश है जहां पर प्रकृति और संस्कृति का एक अनोखा संगम है। हिमालय की बर्फीली चोटियां आसमान छूती है, हरियाली से भरे खेत और घने जंगल आंखों को सुकून देते हैं। निर्मल नदियां और ताजी हवा इस देश की आत्मा है। प्राचीन मंदिरों और बौद्ध मठों की शांति, रंग बिरंगे त्योहारों की चहल पहल, यही है नेपाल की पहचान। 2001 में करीब 2.3 करोड़ आबादी वाला ये देश हमेशा जीवंत और उत्साह से भरा रहता है। लेकिन 1 जून 2001 की रात इस देश की सांसें थम गई। नारायणखेटी पैलेस, नेपाल का शाही महल, उस रात एक भयानक त्रासदी हुई। एक ऐसी घटना जिसने नेपाल को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। नेपाल के शाही परिवार के 10 सदस्यों की एक ही रात में हत्या कर दी गई। लोग सदमे में थे, सवाल गूंज रहे थे, ऐसा कैसे हो सकता है? कौन था वो हत्यारा जिसने अपने परिवार को ही खत्म कर दिया और क्यों? ये कहानी है प्यार, विश्वासघात और एक ऐसी त्रासदी की जिसने नेपाल की राजशाही को हमेशा के लिए बदल दिया। नेपाल में राजा सिर्फ एक शासक नहीं बल्कि विष्णु का अवतार माना जाता है। राजा देश की एकता, शांति और समृद्धि का प्रतीक समझा जाता था। उनके आदेश के बिना कोई भी बड़ा फैसला नहीं होता था और लोगों को विश्वास था कि उनका राजा उनकी हर मुश्किल में उनकी रक्षा करेगा। और इसी विश्वास के धुरी थे यहाँ के किंग वीरेंद्र वीर विक्रम शाह, नेपाल के 10वें राजा। वीरेंद्र न सिर्फ बुद्धिमान थे बल्कि अपने लोगों के प्रति गहरी संवेदनशीलता भी रखते थे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई को पूरी करने के बाद जब वे नेपाल लौटे तो उन्होंने देश की सुदूर गांवों और कस्बों का दौरा शुरू किया। वे अपनी आंखों से देखना चाहते थे कि उनके लोग कैसे रहते हैं, कि उनकी समस्याएं क्या है और उन्हें बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। और वीरेंद्र ने नेपाल को आधुनिक बनाने की ठानी। उन्होंने बड़े उद्योगों को देश में लाने की कोशिश की, सड़कों का निर्माण करवाया। वे ये सब करने में इतने व्यस्त थे कि उसकी पत्नी क्वीन ऐश्वर्या और बड़े बेटे प्रिंस दीपेंद्र और बड़ी प्रिंसेस श्रुति, छोटे बेटे प्रिंस निरंजन के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाते थे। और क्वीन ऐश्वर्या अपने पति के इसी समर्पण से प्यार करती थी। वे वीरेंद्र को न सिर्फ एक राजा बल्कि एक दयालु और जिम्मेदार इंसान के रूप में देखती थी। उनकी नजरों में उनका बड़ा बेटा प्रिंस दीपेंद्र अपने पिता का सच्चा वारिस था। प्रिंस दीपेंद्र वीर विक्रम शाह नेपाल के लोगों के चहेते थे। नेपाल के लोग उनसे बहुत ही प्यार करते थे। यूके के प्रतिष्ठित ईटन कॉलेज से पढ़ाई पूरी करने के बाद वो नेपाल लौट आए। कॉलेज में उनकी दोस्ती बहुत ही लोगों से थी। लोग उन्हें एक बुद्धिमान, विनम्र और दयालु इंसान के रूप में जानते थे। नेपाल में उन्होंने पीएचडी की, सैन्य प्रशिक्षण लिया और यहाँ तक कि उन्होंने पायलट बनने की ट्रेनिंग भी पूरी की। लेकिन दीपेंद्र सिर्फ एक राजकुमार नहीं था, वो एक सामान्य युवा की तरह स्पोर्ट्स कोर्स, रेसिंग और हथियारों के शौकीन भी थे। उनके पास राइफल्स, शॉटगन्स और सब मशीन गन्स का एक विशाल कलेक्शन था। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने नेपाल की सड़कों को पूरी तरह बंद करवाया था ताकि वो एक खास मेहमान को अपनी स्पोर्ट्स कार में सैर करा सके। और यही उनका युवा जोश और रॉयल स्टेटस का एक अनोखा मिश्रण था। लेकिन दीपेंद्र की पहचान थी उनकी सौम्यता। वे लोगों से खुलकर बात करना पसंद करते थे और हमेशा चेहरे पर मुस्कान रखते थे। नेपाल के लोग उन्हें प्यार से प्रिंस डीपी बुलाते थे। उनकी छोटी बहन प्रिंसेस श्रुति और छोटा भाई प्रिंस निरंजन उन्हें अपना आदर्श मानते थे। दीपेंद्र की जिंदगी परफेक्ट थी। वो एक आदर्श राजा बनने के रास्ते पर थे। लेकिन उनकी माँ क्वीन ऐश्वर्या को लगता था कि उनकी जिंदगी में एक कमी है, एक पत्नी की। ऐश्वर्या चाहती थी कि उनका बेटा जल्द से जल्द शादी कर ले और परिवार को आगे बढ़ाए। और क्वीन ऐश्वर्या अपने बेटे के लिए एक लड़की को पसंद करती है, लेकिन दीपेंद्र शादी करने से इनकार कर देता है। वो बार बार अपनी माँ की बात को टाल देता है। क्वीन ऐश्वर्या जैसी हर माँ इस बात को आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। वे सोचती थी एक दिन उनका बेटा उनकी बात मान लेगा। और उधर किंग वीरेंद्र नेपाल को एक नए युग में ले जाने की तैयारी में थे। उस समय नेपाल पूरी तरह से राजशाही था। वहाँ पर हर कोई राजा की बात का पालन करता था, जहाँ सारे फैसले राजा के हाथ में थे। लेकिन 1990 में लोगों की मांग और बदलते समय को देखते हुए वीरेंद्र ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। उन्होंने पॉलिटिकल पार्टियों पर प्रतिबंध हटा दिया और नेपाल को एक संवैधानिक राजशाही में बदल दिया। अब नेपाल में लोकतंत्र की नींव पड़ चुकी थी। इससे राजा की शक्ति कम हुई, लेकिन लोगों का उनके प्रति प्यार और सम्मान और बढ़ गया। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। वीरेंद्र के इस फैसले से कुछ लोग खुश हुए थे,
कुछ लोग खुश नहीं थे, खासकर उनके छोटे भाई प्रिंस ज्ञानेंद्र, जो अपने भाई के बिल्कुल उलट थे। जहां वीरेंद्र को लोग प्यार करते थे, वहीं ज्ञानेंद्र अलोकप्रिय थे। उनका बेटा प्रिंस पारस भी बार बार गलत कारणों से सुर्खियों में रहता था। कभी थाईलैंड में गिरफ्तारी और कभी पुलिस अधिकारियों के साथ बदतमीजी। नेपाल के लोग अक्सर कहते थे, हमारा राजा वीरेंद्र है और हमें उन पर गर्व है, ज्ञानेंद्र हमें मंजूर नहीं है। शाही परिवार के अंदर ये अंतर भी साफ दिखाई देता था। लोग फुसफुसाते थे कि वीरेंद्र और दीपेंद्र एक जैसे हैं, दयालु, जिम्मेदार और देश के प्रति समर्पित, जबकि ज्ञानेंद्र और पारस इसके ठीक उलट है। ये अंतर शाही परिवार की साप्ताहिक सभाओं में भी झलकता था। परिवार की तरह 1 जून 2001 को नारायण हिटी पैलेस में शाही परिवार की साप्ताहिक सभा थी। यह एक सभ्य पारिवारिक मिलन था। पैलेस के कमरे फूलों, रंग बिरंगे फूल और लाइट से सजे थे। मेहमान एक दूसरे के साथ हंसी मजाक और बातचीत में व्यस्त थे। किंग वीरेंद्र, क्वीन ऐश्वर्या, प्रिंस दीपेंद्र, प्रिंसेस श्रुति और प्रिंस निरंजन के साथ साथ वीरेंद्र की बहनें, उनके पति, अन्य रिश्तेदार वहां पर मौजूद थे। लेकिन उस रात प्रिंस ज्ञानेंद्र वहां पर नहीं थे। वे पोखरा में एक कार्यक्रम में व्यस्त थे। लेकिन वहां पर उनकी पत्नी क्वीन कोमल और बेटा प्रिंस पारस जरूर आए थे। रात करीब 8 बजे वहां का माहौल सामान्य था। मेहमान ड्राइंग रूम में छोटे छोटे समूह में बातचीत कर रहे थे। लेकिन एक बात सबके ध्यान में थी, प्रिंस दीपेंद्र का असामान्य व्यवहार। दीपेंद्र नशे में था, वो लड़खड़ा रहा था, बेतरतीब बातें कर रहा था, वो अजीब बातें कर रहा था, मेहमानों से झगड़ा कर रहा था। ये देखकर सभी हैरान थे। दीपेंद्र, जो हमेशा शालीन और सम्मानजनक थे, आज बिल्कुल बदले हुए थे। उनकी हालात देखकर किंग वीरेंद्र को गुस्सा आया। उन्होंने अपने बेटे को कमरे में वापस जाने को कहा। प्रिंस निरंजन और प्रिंस पारस ने उन्हें अपनी एक निजी कक्ष तक पहुंचाया। वहां पर दीपेंद्र को उल्टी होती है। फिर एक सिगरेट मंगवाई और अपने एक दोस्त को फोन किया और उनकी आवाज में तनाव साफ था। और कुछ देर बाद मेहमान अब सामान्य बातचीत में लौट आए थे। कोई अपनी हाल की यात्राओं पर चर्चा कर रहा था तो कोई अपने बच्चों के भविष्य की। किंग वीरेंद्र और क्वीन ऐश्वर्या मेहमानों का ध्यान रख रहे थे, लेकिन उनके मन में अपने बेटे की चिंता। रात करीब 9 बजे ड्राइंग रूम के दरवाजे पर एक साया दिखाई देता। एक व्यक्ति जिसने कैम्पलोज पोशाक पहनी थी और टोपी से चेहरा ढका हुआ था, असोल्ट राइफल और ऑटोमेटिक हथियारों से लैस था। पहले उस पर किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन जब उसने हवा में 2 गोलियां चलाई, कमरे में सन्नाटा छा गया। मेहमानों के चेहरों पर भय और भरम था। तभी उसने अपनी बंदूक किंग वीरेंद्र की ओर तानी और गोली चला दी। किंग वीरेंद्र कुर्सी पर घायल होकर गिर पड़े। मेहमान चीखने लगे। कुछ लोग जम गए तो कुछ लोग सोफों और अलमारियों के पीछे छिपने लगे। हमला बाहर निकला, लेकिन जल्दी ही वापस आया एक मशीन गन के साथ। उसने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। किंग वीरेंद्र के शरीर में 10 गोलियां लगी। वे फर्श पर गिर पड़े और क्वीन ऐश्वर्या अपनी जान बचाने के लिए गार्डन की ओर भागने लगी। गार्डन में लाल साड़ी में भागती हुई क्वीन को देखकर हमलावर ने निशाना साधा। प्रिंस निरंजन ने अपनी मां को बचाने के लिए उनके और हमलावर के बीच में आ गए। वो गिड़गिड़ाता है कि मुझे मार दो, मेरी मां को छोड़ दो, लेकिन हमलावर ने कोई भी दया नहीं दिखाई। उसने दोनों को गोलियां मार दी और क्वीन ऐश्वर्या और प्रिंस निरंजन दोनों मारे गए। पैलेस में उस रात सिर्फ 3 बॉडीगार्ड और 7 पुलिसकर्मी थे। कोई भी इस हमले के लिए तैयार नहीं था। हमलावर ने पूरे कमरे में गोलियां बरसाई। दीवारों, सोफों और फर्श पर खून और गोलियों के निशान थे। कुल 10 लोग मारे गए, जिनमें किंग वीरेंद्र, क्वीन ऐश्वर्या, प्रिंस निरंजन, प्रिंसेस श्रुति और अन्य रिश्तेदार शामिल थे। पुलिस जब मौके पर पहुंची और ये दृश्य देखकर हर कोई डर में था। हर तरफ खून ही खून था, टूटी हुई कुर्सियां, बिखरे हुए जूते। लेकिन एक सवाल पुलिस के दिमाग में बार बार उठ रहा था, प्रिंस दीपेंद्र कहाँ थे? उनके बेडरूम में कोई नहीं था। अभी गार्डन के पास एक फुटब्रिज पर एक और शव मिला। पुलिस ने पास जाकर देखा तो पुलिस तंग रह गई और ये था प्रिंस दीपेंद्र का शव। उनके सिर में गोली लगी हुई थी, लेकिन वे अभी भी सांस ले रहे थे। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। 2 जून 2001 को पूरा नेपाल शोक में था। नारायण हिटी पैलेस के बाहर हजारों लोग इकट्ठा, कुछ रो रहे थे, कुछ सिर झुकाए हुए खड़े थे। लोग जवाब मांग रहे थे, हत्यारा कौन था, क्यों उसने ऐसा किया? और तभी एक चौंकाने वाली खबर फैलती है। आधिकारिक जांच के अनुसार हत्यारा कोई और नहीं बल्कि प्रिंस दीपेंद्र था।
लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उनका प्रिय प्रिंस डीपी, जिसे वे बचपन से जानते थे, अपने ही परिवार का हत्यारा कैसे हो सकता है। जांच के मुताबिक दीपेंद्र ने उस रात नशे में अपने परिवार पर हमला किया और फिर खुद को गोली मार ली। लेकिन सवाल था, ऐसा क्यों? ये कहानी तब और गहरी हो गई जब दीपेंद्र के निजी जीवन की बात सामने आती है। यूके में पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात देवयानी राणा से हुई थी। देवयानी भारत के प्रतिष्ठित शाही परिवार से थी। उनके पिता नेपाल के प्रभावशाली राजनेता थे। दोनों पहले दोस्त बने, फिर उनका रिश्ता प्यार में बदल गया। दीपेंद्र उनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन क्वीन ऐश्वर्या इसके सख्त खिलाफ थी। वे चाहती थी कि दीपेंद्र उनकी पसंद से शादी करे। कहा जाता है उसी रात दीपेंद्र और क्वीन ऐश्वर्या के बीच इसी मुद्दे पर तीखी बहस हुई थी। नशे से धुत और गुस्से से भरे दीपेंद्र ने ये गलत कदम उठाया, लेकिन नेपाल के लोग इस कहानी को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाए। कई लोगों का मानना था कि ये एक साजिश थी। कुछ ने प्रिंस ज्ञानेंद्र पर शक किया, जो उस रात पोखरा में थे। कुछ ने विदेशी ताकतों को दोष दिया, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। 4 जून 2001 को प्रिंस दीपेंद्र को ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया। उनकी मृत्यु के साथ ही ये रहस्य और गहरा हो गया। उनके अंतिम संस्कार में कोई रिश्तेदार नहीं आया। प्रिंस ज्ञानेंद्र को नया राजा बनाया गया, लेकिन उसकी अलोकप्रियता ने लोगों को गुस्सा और बढ़ा दिया और इसी नरसंहार ने नेपाल की राजशाही को हमेशा के लिए बदल दिया। 2008 में नेपाल में राजशाही खत्म कर एक गणतंत्र की स्थापना की गई, लेकिन किंग वीरेंद्र और उनके परिवार की यादें आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। ये नेपाल रॉयल नरसंहार की एक ऐसी त्रासदी थी जिसने एक बड़े देश की तकदीर बदल दी। क्या ये एक बेटे का अपनी माँ के खिलाफ गुस्सा था या एक गहरी साजिश का हिस्सा? जवाब शायद कभी ना मिले, लेकिन नेपाल के लोग अपने प्रिय राजा और उनके परिवार को कभी नहीं भूल पाएंगे।